दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर। इसमें 2 होंगे, 9th और 10th। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ऐड है इसमें। 9th में आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवास, और जब एससीईआरटी में देखते हैं नाम तो इसमें 10वां का नाम है, 10वां अध्याय का जीवों में अनुकूलन और सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। पहला है कि पौधों और जीवों में अनुकूलन एडेप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कीजिए। पहला कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। दूसरा कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है। ये सही है, इतना तक तो सही है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह सहज हो जाता है। ये भी सही है। और यह जो है अनुकूलन का सटीक उदाहरण है, ये अनुकूलन का नहीं है, यह जो है पर्यानुकूलन का है। अनुकूलन का यह उदाहरण नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अनुकूलन का उदाहरण होता है जो आप बहुत दिन से रह रहे हैं और वो परिवर्तित नहीं होता है। आप बहुत दिनों मतलब कि ऐसे समझिए आप कि अनुकूलन जो है अल्पकाल नहीं होता है, ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है, इसीलिए ये जो है अनुकूलन कहलाता है। और यहाँ पर मैदानी भाग में देखते हैं तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो थोड़ा आपको दिन लगेगा सहज होने में, थोड़ा समय जो है लगेगा आपको परिवर्तन होने में। जो समय लगा, अल्प अवधि जो लगा, ये जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है पर्यानुकूलन से। आपके शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन जो है, किसी भी एक जीव के शरीर में जो परिवर्तन छोटा छोटा होता है दिनों में, वो क्या कहलाता है? पर्यानुकूलन कहलाता है। जब आप ऊपर गए तो 10 से 15 दिन रहे, ठीक फिर जो है सांस लेना आराम से ले रहे हैं, उस अनुकूलन में, उस पर्यावरण में जो है आप ले रहे हैं, तो अनुकूलन वो नहीं कहलाता है, बल्कि वो पर्यानुकूलन कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में जो आप काम कर रहे हैं वो पर्यानुकूलन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ये तो ठीक है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, ये भी जानते हैं आप। अब जो है इन घटकों के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन इसमें सही है। चलिए अब एक एक करके आप बताइएगा। पहला है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जो कि पेड़ पौधे होते हैं, उसके जो है उसके जैव घटक क्या हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जो पेड़ पौधे हैं उसके जैव घटक हैं। दूसरा, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखेंगे तो तीसरा है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ये तो गलत बात है, ये तो सम्मिलित है। ये सम्मिलित होता है, आप जानते हैं, मिट्टी में, वायु, चट्टान, सब में जगह आपको जो है प्रकाश और ऊर्जा जैसे प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा का घटक जो है इसमें शामिल है, ये प्रकाश और ऊष्मा। तो ये आपको पता है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? आपको तीसरा नंबर इसमें गलत है और 1 और 2 जो है सही है। देखेंगे 1 2 यहाँ पर ऑप्शन आपको है 1 और 2। देखिए सूर्य का जो प्रकाश एवं ऊष्मा जो है परिवेश एवं आवास के अजैव घटक हैं। क्या है? ये अजैव घटक हैं और इन्हें जो है कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ये सूर्य वाला आप समझ लीजिएगा। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर है कि ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। आपने कहानी पढ़ा है ना, 9th में हमने एससीईआरटी में ऊँट और घोड़ा की कहानी पढ़ी है। तो आप बताइएगा कि ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके जो है अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होता है। एकदम सही है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ये भी सही है। और तीसरा है कि उसको पसीना नहीं आता है। ये भी सही है।
ये सारे के सारे हमने ऊँट और घोड़ा की रेस में जो पढ़े थे उसमें बताया गया था। तो आप अगर पढ़े हैं, ऐसे भी ऊँट के बारे में आप जानते हैं, ऊँट के बारे में तो अच्छी प्रकार से आप जानते हैं, तो इसमें तीनों देखेंगे, तीनों सही है। ये जो है ऊँट पानी अगर एक बार पी लेता है तो क्या होता है, बहुत दिनों तक उसके शरीर में रहता है। और ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए देखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और है ऑक्टोपस, उपयुक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखीय नहीं है, नहीं खोजना है। तो यहाँ मछली में तो होता है, ये तो जानते हैं कि मछली में होता है, और स्क्विड और ऑक्टोपस में धारा रेखीय जो है इनका शरीर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मछली का शरीर जो है धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, और ये जो है शरीर, ये सल्क मछली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही जल में सुगम गति में सहायता करता है गति करने में। चलिए अगला देखेंगे, इसमें कौन नहीं था, तो 2 और 3 जो है नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, इनमें से जो है उपयुक्त में से किस में या किन में श्वसन के लिए गिल या क्लोम नहीं होते। आपको बताना है कि किन में अब क्लोम नहीं होता है श्वसन के लिए। तो ये व्हेल और डॉल्फिन, व्हेल और डॉल्फिन में क्लोम नहीं होता है, और ऑक्टोपस में क्लोम होता है। ऑक्टोपस में जो है, ऑक्टोपस के जल में श्वसन के लिए गिल या क्लोम होते हैं, और गिल स्क्विड और मछलियाँ में भी होती हैं, जो है गिल स्क्विड और मछली में भी होता है। परंतु डॉल्फिन और जो आप व्हेल देख रहे हैं, जैसे कुछ और भी होते हैं जंतु जिसमें गिल नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नासा द्वार जब देखेंगे तो इसका जो यहाँ पर जो है सिर पर स्थित नासा द्वार होता है, ठीक, और बात छिद्रों द्वारा जो, और अथवा बात छिद्रों द्वारा जो है ये सांस लेता है, ठीक है, और ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी रह सकता है। कौन, व्हेल और डॉल्फिन। और अब देखते होंगे कि कभी कभी पानी में आपको उछलता हुआ कूदता हुआ दिखता है ना, आपको बाहर आता है, तो ये सांस लेने के लिए जाता है, ये भरता है वायु और अंदर चला जाता है, समझ गए। चलिए आगे चलेंगे। आप डॉल्फिन को देखते होंगे उछलते कूदते हुए, मतलब ऊपर पानी में आता है फिर नीचे चले जाता है, गोता लगाता है, तो वो क्यों आता है, तो ये आता है श्वास लेने के लिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि छठा नंबर कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। पत्तों में, तनों में, जड़ों में, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इनमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं वो तनों में होती है, समझ गए। देखिए समझिएगा, नागफनी क्या है, एक मरुस्थलीय पौधा है, और मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की जो है बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है, और मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होता है अथवा बहुत छोटा होता है। अगर कुछ पत्ता भी होगा तो वो पौधों में पत्ता कांटों का रूप ले लेता है, कांटे बन जाते हैं, और इसमें पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो जल ह्रास है उसकी कमी होती है, कमी मतलब जो कम होता है। और नागफनी में पत्ती जैसी संरचना, वास्तव में इसका क्या होता है, तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किससे होती है, तो तने से होती है, और तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। आपको तो ये सब जो है सीटेट में पढ़े ही हैं नागफनी के बारे में। चलिए, और क्लास में जो है वो तो हमको पढ़ना ही है। 7वां नंबर है कि पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है, और इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है। अब बताइएगा, जब अंदर लेगी तो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। वायु अंदर ले रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, ये आप तो जानते हैं, आप मनुष्य हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है कहाँ, हाँ यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा कि ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आप जानते ही हैं कि पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है।
और पत्तियां में क्या होती हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, द्वारा वायु को वो अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का वो उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, निकाल देती है, छोड़ देती है, निष्कासित कर देती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह याद रखना, यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब प्रकाश की उपस्थिति होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा और किसको छोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा भोजन बनाने की क्रिया में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये मात्र दिन में होता है। कब होता है, भोजन कब बनाता है, दिन में बनाता है, जबकि श्वसन जो होता है दिन और रात दोनों में निरंतर चलते रहता है। ये हमने आपको जब पढ़ाए थे उस समय भी बता दिए थे और अभी भी बता रहे हैं। कन्फ्यूजन होता है, लोग यहाँ पर गलती करता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक होती है और आप उसका लेते हैं आनंद। चलिए आगे चलिए, आप तो उसी का आनंद लेते हैं, तब तो जिंदा हैं। जो बच गया वो आपका, नहीं बचेगा वो उसका। अगला है कि 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किसमें और किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बताइएगा, पौधा में भी होता है, जीव में भी होता है और बीज में भी होता है। अब बोरा में रख देते हैं ना बीज, देखते हैं निकालते हैं तो क्या आपको गर्म दिखता है, गर्म लगता है। मूंग चना दाल जो होता है जिसमें छिलका होता है, जिसको छिलका उतार दीजिए उसमें नहीं, जिसमें छिलका बीज में होता है ना, गेहूं को देखिए आप, उसके बोरी में गर्माहट देखते हैं ना, ये गर्मी क्या है, श्वसन के कारण उत्पन्न होता है। ये गर्मी श्वसन के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए ये तीनों है। यहाँ पर ऑप्शन का 1 2 3 देख लीजिए, 1 2 3। यहाँ पर देखिएगा 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपयुक्त में से कौन से सजीवों मतलब जंतु और पौधों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। तो ये देखिए तीनों है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी, उत्सर्जन भी और प्रजनन भी। प्रजनन तो जीव जंतु और पौधे भी करते हैं और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो आप छुई मुई के देखते हैं कि छू देते हैं तुरंत मुरझा जाता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। सूर्य के प्रकाश में देखते हैं कि जहाँ पर आप पौधों को रख देते हैं गमला में और वह सूर्य की तरफ मुड़ता है तो वो उद्दीपन कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। आपको कांटा चुभता है तो तुरंत पैर हटाते हैं, अनुक्रिया हो रहा है। उत्सर्जन तो कोई गंदगी चीज़ है, जैसे पेड़ पौधे भी देखते होंगे कि बीच बीच में छाला जो फटता है क्या है, उत्सर्जन होता है। तो आप भी करते हैं, मनुष्य भी करता है, पेड़ पौधे भी करते हैं, सभी करते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर तीनों हो गया। अब सजीव किसे कहते हैं ये बताइएगा, कि सजीव किसे कहते हैं, जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते, जो जीवित नहीं है, जो जीवित है। ये सभी के गलत हैं। जो सांस लेते हैं उसे सजीव कहते हैं। आप सांस लेना छोड़ दीजिएगा, निर्जीव हो जाइएगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी जो है। चलिए आगे देखेंगे कि पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं, कौन कौन मिलता है। बकरी, याक, ऊँट मिलता है, ये तो राजस्थान में मिलता है। बकरी और याक ये दोनों जो है पर्वत पर मिलता है। अगला है कि जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वो क्या होता है, आवास है, वो घर है आपका। अगला है कि सजीव कौन कौन से होते हैं, मनुष्य है, पौधा है, जीव जंतु है, इस सभी के सभी क्या है, सजीव हैं। अगला, पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं, जो है आप देखते हैं कि पर्वत पर जाते हैं तो ओक मिलता है, चीड़ मिलता है, देवदार मिलता है। इन सब का जो है आपका दर्शन जो है, मतलब इन सब का दर्शन जो है आप पर्वत पर जाकर करते हैं। चीड़, ओक, देवदार का सभी के सभी सही है। पौधों में किस प्रकार की गति होती है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ये नहीं जाता, लेकिन बताइएगा किस प्रकार की इसमें गति होती है। ये वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, दूसरा कि जल, खनिज, खाद्य पदार्थ का संवहित होना, तीसरा यहाँ पर है कि पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या हो जाएगा आंसर, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा और तीसरा जो है बी और सी ये हो जाएगा।
जल और खनिज एवं खाद्य पदार्थ का संवहन होता है, और पुष्पों का खिलना और बंद होना ये भी होता है। अगला चलिएगा कि पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है। पर्वतीय वनों के वृक्षों की विशेषता बताना है कि कई क्या नहीं है। तो यहाँ पर है कि वे शंक्वाकार होते हैं, वो पत्ते चौड़े होते हैं, शाखाएं तिरछी होती हैं, और जो है पत्तियाँ सुई के आकार की व चिकनी होती है। तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं है आपको बताना है। तो इसमें पत्ते चौड़े होते हैं। देखिए ये पत्ती यहाँ पर ये बता दिया है आकार कैसा होता है, ये चौड़ा कैसे होगा, ये आपका गलत है और यही आपका आंसर है। आगे चलिएगा। समुद्र का पानी कैसा होता है, ये तो आप जानते हैं कि खट्टा मीठा खारा कैसा होता है, कड़वा। ये देखिएगा खारा होता है, कैसा, खारा होता है। अगला है कि जैव घटक कौन कौन से, ऊपर में आपको मैंने बताया है, पौधे हैं, जंतु हैं, चट्टान है, नहीं है। तो एक और बी दोनों जैव घटक हैं। अगला, नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है। तो ऊपर में आपको बहुत अच्छी तरह से हमने नागफनी के बारे में डिस्कस के साथ पढ़ा था, डिस्कस किए थे ना। तो ये जो है राजस्थान में मिलता है। और अनुकूलन किसे कहते हैं अब नहीं बताएंगे, अब आप बताइएगा। देखिए यहाँ पर अनुकूलन क्या है, परिवेश में रहने योग्य बनाना, परिवेश में रहने के योग्य बनाना। दूसरा, परिवेश में रहने के योग्य ना बनाना, स्वस्थ रहना, यह अनुकूलन है। आप बताइए जहाँ पर आप रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं। आप एसी लगा रहे हैं अभी गर्मी के दिनों में, क्यों, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है, लू चल रही है अभी हवा, और हवा में आपको कहता है निकलिए नहीं, नहीं तो क्या होगा, लू लग जाएगी। अपने परिवेश को क्या कर रहे हैं, एसी से ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ठंडा ठंडा कूल कूल जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो यही है अनुकूलन। परिवेश में रहने के योग्य बनाना, यही अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन जो है वर्षों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था होती है। आप जहाँ पर रहते हैं वही आपका अनुकूलन है। चलिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है, तो आपको बता दिया था कि तना के द्वारा होता है। जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण हैं, आपको जलीय पौधा के बारे में बताना है कि कौन सा जो है गुण है इसमें। तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, सही बात है, हल्का होता है, खोखला भी होता है, लंबा भी होता है। जड़े के आकार जो हैं, जड़ का आकार जड़े के आकार में छोटी होती हैं और जड़ के आकार भी इसके छोटे होते हैं। और तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, तना जो है जल की सतह तक वृद्धि करता है। ये तीनों के तीनों आपको इसमें जलीय पौधों के बारे में सही बातें हैं। अगला है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है, तो बहुत बढ़िया विशेषता होती है। एक बार मिलकर तो देखिए, यहाँ पर पैर के जो उसके नखर होते हैं, नाखून जो होते हैं वो लंबे होते हैं, मटमैला कलर का होता है, और वह जो है झाड़ी में भी छुप जाता है शिकार करने के लिए। उसको लोग देखता नहीं है, मतलब जो जानवर है उसको देखते नहीं हैं, बेचारा जाते हैं यहाँ छपट्टा मार के खा लेता है बेचारा शेर, किसको, हिरन को, चीतल को। और अगला है कि यहाँ पर चेहरे के सामने की आँख, यहाँ पर इसके चेहरे के सामने आँख होती है, ये आपने पढ़ा था ना, चेहरे के सामने इसकी आँख होती है ऐसे करके, और जो है हमको बनता नहीं है। चलिए आगे चलिए। यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सजीवों के गुण नहीं है। अब गुण नहीं है, आप बता सकते हैं कि कौन सा गुण नहीं हो सकता है। भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम होती है, खाइए 2 दिन सह जाइए, देखिएगा पेट में चूहा कूदेगा। वो सर्जन भी करता है, शोषण भी करता है, इसमें आवश्यकता गुण नहीं था, तो गुण नहीं क्या नहीं होता, क्या नहीं होगा, तो ये भोजन की आवश्यकता गलत है। अगला, प्रजनन भी करता है। अगला है कि पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषता है। अब पर्वत के क्षेत्रों में जंतु को देखेंगे तो मोटी त्वचा होती है और शरीर पर लंबे बाल होते हैं। आप ऊपर जाइएगा ठंडा लगता है, और लंबा बाल रहेगा तभी तो बचेगा, और शरीर जो है फर से ढका होता है, ये भी सही है। तीनों के तीनों इसमें आपको सही है। अगला देखिएगा, निम्न में निर्जीव कौन है, गाय सजीव, घोड़ा सजीव, पेड़ पौधा सजीव, निर्जीव कौन, तो ये रेलगाड़ी। अब देखेंगे निम्न में सजीव कौन है, कुर्सी सजीव नहीं, गलत,
में सजीव नहीं, गलत। पत्थर सजीव नहीं, गलत। सजीव कौन? तो बीज। बीज क्या है? सजीव है। अगला देखिएगा कि सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, नहीं है खोजना है ना। श्वसन लक्षण है, वृद्धि लक्षण है, प्रजनन लक्षण है, स्थिरता लक्षण नहीं है। आगे देखिएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रकार जो है किस क्रिया द्वारा करता है? तो कैसे करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। अगला देखिएगा कि निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो हमने बता दें ना, छुई मुई। छुई मुई, छुआ तो गया। अब यहाँ पर आपको मिलाना है कि कौन कहाँ पर, इसको देखिएगा कि मछली क्या है? मछली का धारा रेखीय शरीर। ऊँट कहाँ पर? ऊँट जो है यहाँ पर देखेंगे, ऊँट का मजबूत खूर, कुबर, ऊँट का कुबर। नागफनी, नागफनी क्या हो जाएगा? तो कम वाष्पोत्सर्जन। याक का क्या होगा? तो याक जो है ये पहाड़ी जानवर है। घोड़ा क्या है? मजबूत खूर। ये आपका मिलान हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये आपका टोटल 30 क्वेश्चन हमने 2 चैप्टर में से लिए, और आप देख सकते हैं चैप्टर में जाकर कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।